कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, याद है क्या सभी को? याद नहीं है? कल की क्लास में हमने शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि 1948 में सबसे पहले अमेरिका में बॉस्टन में साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक कन्वेंशन हुई थी, जिसमें ब्लूम साहब को अध्यक्ष बनाते हुए शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का कार्य सौंपा गया था। ब्लूम साहब ने 1956 में अपने साथियों के साथ पहली पुस्तक निकाली थी, जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1। इस पुस्तक में उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को मानव व्यवहार के 3 पक्षों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। इसी पुस्तक में ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया था। उसके बाद में 1964 में 8 साल बाद दूसरी पुस्तक आई, जिसमें मसीहा और क्राथवाल 2 व्यक्ति उनके साथ और थे। इस पुस्तक में उन्होंने भावात्मक पक्ष को 5 भागों में वर्गीकृत किया। इसके बाद ब्लूम साहब ने कभी भी जीवन में शिक्षण के उद्देश्यों पर कार्य नहीं किया। तो मनोक्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के लिए 3 व्यक्ति आए, दवे, हेरो और सिम्पसन। दवे साहब ने 5, हेरो ने 6, सिम्पसन ने 7 भागों में वर्गीकृत किया। फिर 2001 में क्राथवाल तथा एंडरसन ने ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधन प्रस्तुत किया था। फिर हमने देखा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य के 3 तत्व थे: ज्ञान का पुनः स्मरण, ज्ञान की पहचान, बौद्धिक क्षमताओं तथा कौशलों का विकास। ब्लूम साहब ने इसे 6 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें सबसे निचला भाग कौन सा था? ज्ञान। ज्ञान पक्ष में हमने देखा कि 3 तत्व होते हैं। बच्चा पहले याद करता है, उसके बाद उसका पुनः स्मरण करता है और पहचान करता है। इसके आधार पर बच्चा किसी भी चीज की परिभाषा दे सकता है, किसी भी बारे में विशेषताएं बता सकता है। तो 2 प्रकार के प्रश्न सामान्यतः बनते हैं, कौन से? परिभाषा देना और विशेषता बताना। फिर हमने देखा जो ज्ञान उसको हुआ है, उसकी बुनियादी समझ उसको होती है। बुनियादी समझ के लिए 3 प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है: अनुवाद, व्याख्या और उल्लेख। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रापोलेशन। अनुवाद में उसने विस्तृत चीज का अनुवाद किस में किया? संक्षिप्त में। नियम का अनुवाद उदाहरण में। व्याख्या में वो सूचनाओं की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करता है, और पुनः व्यवस्थित में उसने क्या किया था? वर्गीकरण। उसने 2 भागों में क्या किया था? अंतर। कुल मिला के कितनी प्रक्रियाएं हो गई यहाँ पे? 4। कौन कौन सी? संक्षिप्त व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना और अंतर करना। अब जो ज्ञान उसे मिला है, उसको वो अपने दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में उपयोग में लेता है। समस्या परिचित भी हो सकती है और अपरिचित भी हो सकती है। दिए हुए आंकड़ों के अनुसार किसी भी प्रकार का ग्राफ, चार्ट, बारंबारता सारणी बनाना कौन से उद्देश्य से संबंधित था? अनुप्रयोग से। अनुप्रयोग के बाद में हमने देखा कि वो सूचनाओं की पूरी व्यवस्था को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रत्येक टुकड़े का दूसरे टुकड़े के साथ संबंध स्थापित करता है, प्रत्येक टुकड़े का संपूर्ण सूचना के साथ संबंध स्थापित करता है। ये कला क्या कहलाती है? विश्लेषण। विश्लेषण उद्देश्य के द्वारा वो कोई 2 के बीच में क्या कर सकता है? तुलना। क्या कर सकता है? अंतर। फिर हमने देखा कि वो छोटी छोटी चीजों को जोड़कर किसी नए ज्ञान का सृजन करता है। उसमें सृजनात्मकता पाई जाती है, रचनात्मकता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है। ऐसे में कौन सा उद्देश्य होगा? संश्लेषण। संश्लेषण उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला बालक क्या करने की क्षमता रखता है? सामान्यीकरण। क्या करता है? फिर देखा हमने कि एक बच्चा निर्णय दे सकता है कि कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है। वो ये बता सकता है कि वो किसी की आलोचना कर सकता है और किसी का बचाव कर सकता है, किसी की समर्थन कर सकता है और किसी का विरोध कर सकता है। ये तब कर सकता है जब उसमें कौन सा उद्देश्य होगा? मूल्यांकन। याद है ना सबको? आप तो कह रहे हो याद ही नहीं। सब कुछ याद है आपको, ठीक है। पढ़े आगे। दूसरा पक्ष अब पढ़ते हैं हम, भावात्मक पक्ष। अफेक्टिव डोमेन। देखिए भावात्मक पक्ष में क्या है कि ये यहाँ पे भावों का खेल है, हृदय का खेल है, यहाँ पे दिल मन का खेल है। बाबा जाने मन की बात। बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं कि बाबा जी बताओ क्या दिक्कत है, फिर बाबा बताता है कि तुम्हारी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बताते हैं ना।
वो संवेगों के साथ बात करते हैं, आपकी संवेगात्मक भावनाओं के साथ आपकी बात करते हैं। कुछ लोग तो खेलते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, अलग अलग है। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पे भावात्मक पक्ष जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप आगे जाके शिक्षक बनेंगे, आपको इस बात का पता भी होना चाहिए कि ऐसा पक्ष है जिस पे सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए था, जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षण पद्धति और हमारी शिक्षण व्यवस्था में इस पक्ष को बहुत गौण कर दिया गया है। इस पक्ष में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की रुचि क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसमें वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप को सही और गलत, अपने गुण का विवेचन करने में सक्षम है कि नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति में खुद को समायोजित कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके इमोशनल पक्ष को इसमें जाना जाता है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यदि आपको नहीं पता है कि बच्चे की रुचि कहाँ है, आपको ये नहीं पता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड किस फील्ड में ज्यादा है, और फिर आप अपनी मर्जी से उसको आगे लेके जा रहे हो, तो वो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, वो ट्रेनिंग उसके काम नहीं आएगी जितनी आप दे रहे हैं। यदि आपने उसकी रुचि और उसके एप्टीट्यूड को मिला दिया और फिर उससे आपको बच्चे को प्रशिक्षित किया, तो वो उस क्षेत्र में क्रांति कर सकता है। और एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है। जैसे मेरी बेटी है, जब वो 5-6 साल की जब थी, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मेरी इच्छा थी कि उसको मैं क्रिकेट खिलाऊं, क्योंकि मेरी क्रिकेट खेलने की खुद की बहुत इच्छा रही हुई थी, और क्रिकेट में उस लेवल तक नहीं खेल सका, इवन मैं तो स्कूल लेवल तक भी नहीं खेल सका, लेकिन मेरे मन में बहुत था कि मैं बहुत जोरदार क्रिकेट खेलूं। रोज रात को सपने में आते थे कि शेन वार्न के छक्के में ही लगाऊं जाके। तो जो मन की बात जो मेरे रह गई अंदर, मुझे लगा कि मैं बेटी से ट्राई करता हूँ, शायद ये अच्छा खेल सकती है। 5-6 साल की उम्र में उसको खेलना शुरू करवाया। तो शुरुआत में उसने अच्छे से, उसके बैट पे बॉल आ रही थी, अच्छे से वो बॉलिंग बहुत अच्छा, उसकी हाइट वगैरह ठीक है, तो बॉलिंग बहुत तेज गति से और फास्ट, बहुत अच्छी बॉल, अच्छी पिच के साथ कर देती है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा क्रिकेट खेलेगी। 20-25 दिन हुए और 20-25 दिन बाद आके बेटी मेरे को कहती है, पापा एक बात बताऊं? मैंने बताओ बेटा। बोला, पापा मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अब क्या करें, मेरा सपना तो सपना ही रह गया। मैंने कहा क्या पसंद है बेटा बताओ? बोला, पापा मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है, साइना नेहवाल बनना है मुझको। तो मुझे लगा कि उसकी रुचि क्रिकेट में नहीं है, तो अब जबरदस्ती उसको क्रिकेट पे काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको बैडमिंटन, मुझे तो इतना आता नहीं था, मैंने एक एकेडमी ज्वाइन करवा दी। वहाँ पे प्रशिक्षण मेरे से ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं वो। फिर मैं 20-25 दिन तक एक्टिविटीज़ को मैंने नोटिस किया, 5-6 बार मैं वहाँ गया, देखा, तो मुझे लगा कि 20-25 दिन बाद भी उसके बैडमिंटन पे वो बॉल उसके बैट पे नहीं आ रही थी जो क्रिकेट में आ रही थी। उसकी वो लय ताल, उसका एटीट्यूड जो शरीर का था, वो वैसा काम नहीं कर पा रहा था जो क्रिकेट में कर रहा था। 2-3 महीने बीत गए, उस बावजूद भी वैसी हालात, हालांकि उसकी रुचि उसमें ज़्यादा है। तो पहले वाले क्षेत्र में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन उसका क्या था, एप्टीट्यूड था, उसके अंदर इनहेरेंट पावर थी। एप्टीट्यूड का मतलब आपके अंदर जन्मजात कुछ ऐसी क्षमताएं होती है किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा करने की, लेकिन वहां उसकी रुचि नहीं थी। दूसरे वाले फील्ड में उसके अंदर उतना एप्टीट्यूड नहीं था, उतनी वो इनहेरेंट पावर्स नहीं थी जितनी क्रिकेट वाले में थी, लेकिन वहां पे खेलने की उसकी क्या है, रुचि है। हमें सिर्फ इस बात को पहचानना है कि बहुत से फील्ड होते हैं, बच्चा जरूरी नहीं 1-2 फील्ड में काम करता है। आपका जो पोर्टफोलियो फाइल जो आप रजिस्टर वहां पे मेंटेन करते हैं, आगे बात करेंगे मूल्यांकन में हम, उस पोर्टफोलियो फाइल का मतलब ही यही है कि उसमें बच्चे की एक्टिविटीज को दर्ज करें, उसका एक नमूना जो है उस फाइल के साथ अटैच करें और फिर लिखें कि बच्चे की रुचि इसमें है और उसका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड उसमें कितना है। यदि वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी सीडी उस पोर्टफोलियो फाइल में लगाएं। यदि वो चित्र बना रहा है तो वो चित्र उसमें लगाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जबरदस्त चित्र बनाते हैं, लेकिन उसकी रुचि इतनी अच्छी चित्र में नहीं रहती है। तो हमें इस बात को पहचानना है कि बच्चे की रुचि कहाँ है और बच्चे का
एप्टीट्यूड कहाँ है, और यदि ये दोनों कहीं पे मैच कर रहे हैं और उस जगह पर यदि आपने उसको प्रशिक्षित कर दिया तो वो उस फील्ड में क्रांति कर सकता है। क्यों जापानीज और चाइनीज इतने मेडल लेके आते हैं? शुरुआत में इन चीजों पर जोर दिया जाए। उनकी शिक्षण पद्धति, शिक्षण व्यवस्था ऐसी है, क्यों वहां पे इतने कुशल श्रम उपलब्ध है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके इंटरेस्ट के विषय पर काम करवाया जाता है और फिर उनको वहां पे ट्रेंड किया जाता है। ऐसा ही है। इसलिए भावात्मक पक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पक्ष में किस किस बात पर ध्यान दिया जाता है? भावात्मक पक्ष में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड कितना है किसी भी चीज के प्रति, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण क्या है, बच्चे में वैल्यूज है कि नहीं है, मूल्य है कि नहीं है, उसमें गुण विवेचन की क्षमता कितनी है, या वो किसी भी परिस्थिति में खुद को समायोजित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी कि समायोजन की क्षमता उसमें है या नहीं है। ये 5 मूल तत्व हैं कौन से पक्ष के? भावात्मक पक्ष के। कौन कौन से हुए? रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, गुण विवेचन और समायोजन। ठीक है। आपके एक प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में था अभिवृत्ति परीक्षण, मूल्य परीक्षण, रुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण। आपको पता है यदि भावात्मक पक्ष है क्या, तो अपने आप ऐसे प्रश्न आप ऐसे ही ठीक कर दोगे। ओके। तो अब हमें क्या करना है? इसके भावात्मक, इमोशनली इंटेलिजेंस बच्चे को बनाना। आपने पढ़ी है पुस्तक, वो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ी है ना आपने? डैनियल गोलमैन साहब कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट वाई इट मोर मैटर देन IQ। उनका ये मानना है कि जो सामूहिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस दुनिया पर राज करेगा, और महिलाएं सबसे ज्यादा सामूहिक रूप से बुद्धिमान होती हैं। इसका मतलब आने वाले दौर में महिलाएं इस दुनिया पर राज करेगी। सही बात है। पुरुष बचाओ आंदोलन चलाने पड़ेंगे। सास बहू के सीरियल की जगह ससुर दामाद के सीरियल लाया करेंगे। महिलाएं जो है वो घोड़ी पे बैठ के आएगी और डोली में बिठा के ले जाएगी। ऐसे हालात होंगे, देखना आप। ये ऐसे यदि आपने अपने आप को इतना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है, हमने यदि अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं किया तो आने वाला दौर उसी का होगा। आप देखो, जो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी में मेरे हिसाब से क्रिकेट की समझ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। सचिन को पास जितनी समझ थी उतनी नहीं है। क्रिकेट की इंटेलिजेंस ही उतनी नहीं है जितनी सचिन के पास थी। बट धोनी के रहते हुए कभी भी भारत को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि दूसरा कप्तान कौन होगा। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। केवल लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से आज वो दुनिया में सचिन से ज्यादा माना जाता है, जाना जाता है। जबकि सचिन के सामने उसकी क्रिकेट इंटेलिजेंस 10% तक भी नहीं थी। तो ये दौर जो है वो सामूहिक बुद्धिमान व्यक्तियों का दौर है, केवल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलने वाला। भावात्मक पक्ष जो है उसको ब्लूम, मसिया और क्राथवाल ने 5 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे नीचे इसमें किसको रखा था? आग्रहण। किसको था? उसके बाद में इन्होंने रखा अनुक्रिया। अनुक्रिया के बाद में अनुमूल्यन। उसके बाद इसके ऊपर व्यवस्थापन या संगठन, और सबसे ऊपर इन्होंने रखा था मूल्यों का चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का चरित्रीकरण। देखिए ये 5 चरण है, हमें रटने नहीं है, समझने हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे में हमें वैल्यू डेवलप करना है, आपको भी करना पड़ेगा आगे। ये सारे काम एक शिक्षक को करने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई टॉपिक हो नहीं सकता एक शिक्षक बनने के लिए, जिसको इन्होंने दूर कर दिया। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए थी, सारे गुण आप में अंदर होने चाहिए, ताकि हम एक ऐसा विद्यार्थी बना सकें जो सपनों का भारत बनाए, कलाम साहब वाला। उस सपनों का भारत बनाने के लिए हमारी शिक्षण पद्धति में पूरी तरीके से चेंजेस करने की जरूरत है।
दिक्कत यह है कि शिक्षक सिर्फ इसलिए शिक्षक बन रहे हैं कि 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिल जाए, घर के आसपास नौकरी कर लें और बढ़िया से आराम की जिंदगी जी लें, केवल इसीलिए बन रहे हैं। सबकी लगभग, शिक्षक नहीं, लगभग पूरे तंत्र की ये स्थिति है। आप जहां पर हैं वहां पर बढ़िया काम करें। काम यदि आपको कोई दिया हुआ है तो उसको शानदार करना चाहिए, और उसको शानदार तब कर पाएंगे जब आपको अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण ही सही नहीं होता है तो दिक्कतें आती है। भावात्मक पक्ष के 5 चरणों में सबसे नीचे क्या है? आग्रहण। अब देखो कैसे मूल्य क्रिएट करने हैं। देखिए, जैसे हमें बच्चे में, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें हमें जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का मूल्य, क्योंकि वो बच्चा हमने देखा चलते चलते वो जो चींटी कीड़ी नाल है, वो चींटियां हैं, उसको ऐसे रगड़ते हुए चल रहा है, मारते हुए जा रहा है। वो आते आते पत्थर उठाया और जो कुत्ते और जो बिल्लियां जो भी चल रही है उसके ऊपर मारता हुआ चल रहा है। आता ना, ऐसी आदत होती है। ये प्रवृत्ति मूल रूप से एक इंसान में पाई जाती है। तो हमें ये उसको बताना है कि जीव जंतुओं को प्यार करना है, जीव जंतु भी हमारी तरह हैं, पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना चाहिए, बिना पेड़ पौधों के जीवन ये संभव नहीं है। ये सब चीजें उसमें डेवलप करने के लिए एक टीचर ने ये सोचा कि हम इन बच्चों को एक मूवी दिखाते हैं, पर्यावरण से संबंधित एक मूवी दिखानी है, ताकि वो बच्चे इन चीजों को ग्रहण कर सके। ठीक है, टीचर ने सभी बच्चों का, चलो बच्चों एक मूवी देखते हैं। मूवी देखने के लिए सभी बच्चे आ गए। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे ही बोले, क्या है? बोला, आज एक कोई मूवी दिखा रहे हैं। कौन सी मूवी है? कोई पर्यावरण विर्यावरण करके कर रहे हैं, ऐसा कोई मूवी है। कैसी है वो? बोले लव स्टोरी हो सकती है। उसको पता ही नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। जब उसको पता ही नहीं है पर्यावरण संरक्षण क्या है, तो क्या वो उन चीजों को ग्रहण करेगा? नहीं। सबसे पहले कोई भी चीज यदि उसको ग्रहण करवानी है तो उसके प्रति क्या होनी चाहिए? जागरूकता। ठीक है, चलो मान लो बच्चों को पता है कि ये पर्यावरण संरक्षण होता है, ये जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे, ऐसी ऐसी कोई बात है, चलो देख लेते हैं। लेकिन बच्चों आने के बाद वहां पे वो मूवी देख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा उनको, क्योंकि वो मूवी देखने की उनकी इच्छा नहीं है। उनके मन में नहीं है कि उस मूवी में जो चीजें चल रही है वो मेरे साथ हो। मूवी में जो चल रहा है कि एक पेड़ की कीमत तुम क्या जानो, उसके मन में चल रहा है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो हो। वो 2.5 किलो का हाथ देखना चाह रहा है, तो क्या वो चीजें ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। ग्रहण करने के लिए, उस उद्दीपन को ग्रहण करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं, आप यदि 3rd ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। यदि आपकी सिलेबस के प्रति जागरूकता ही नहीं है तो क्या चीजों को आप अच्छे से ग्रहण कर लोगे? नहीं। फिर पढ़ते समय आपका मन कहीं और है, दिल कहीं और है, तो पढ़ लोगे? नहीं। पढ़ने की क्या होनी चाहिए? इच्छा। इच्छा भी है, और अब आप हर एक चीज के ऊपर जोर देके पढ़ रहे हो, हर एक लाइन पर जोर देके पढ़ रहे हो, तो क्या हर एक चीज आप ग्रहण कर लोगे? नहीं। मूवी देखते समय क्या मूवी के हर एक एक्टिविटी को बच्चा ग्रहण कर लेगा? नहीं। उसमें क्षमता क्या होनी चाहिए? नियंत्रित और चयनात्मक रूप से ध्यान देने की क्षमता। नियंत्रित व चयनात्मक रूप से ध्यान देने की क्षमता। आप में क्षमता होनी चाहिए कि कहां कहां से कौन कौन सी चीजें मुझे ज्यादा जोर देकर पढ़नी है, कितना मुझे कंट्रोल करना है, कितनी चीजें मुझे पढ़नी है, कौन सा मुझे, सिलेक्टिव स्टडी बोलते हैं ना उसको, कंट्रोल्ड एंड सिलेक्टेड अटेंशन। ये बच्चे में होगी तो वो बच्चा किसी चीज को क्या कर पाएगा? ग्रहण। तो ग्रहण करने के लिए सबसे पहले उद्दीपन के प्रति क्या होगी? जागरूकता। उद्दीपन को ग्रहण करने की इच्छा, नियंत्रित तथा चयनात्मक रूप से ध्यान देने की क्षमता। इतना जब होगा तो वो बच्चा उस चीज को ग्रहण करेगा। अब उसने ग्रहण कर लिया, ठीक बात है, जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, आगे से नहीं मारेंगे, पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना चाहिए, ये बात तो ठीक है। और अब जो चीज उसने ग्रहण की है उसके लिए टीचर उससे क्या करवाएगा? अनुक्रिया करवाएगा, रेस्पॉन्स करवाएगा कि वो जो चीज की है उसको करके तो देखो। तो चलो, बोले सभी चलो अभी पानी वानी देते हैं हम। पेड़ पौधों को पानी देने के लिए सभी बच्चों को बोल दिया आ जाओ। सभी बच्चे आ गए। कुछ बच्चे उसमें से कह रहे हैं सर हम क्यों जाएं? ठीक है, आपने मूवी दिखाई, हमने चीजें ग्रहण कर ली, ठीक है, बात हो गई, बात खत्म।
भाई हमें पढ़ने के लिए बुलाया गया, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए थोड़ी बुलाया है। उन्होंने मना कर दिया तो क्या वो सही से अनुक्रिया करेंगे? करेंगे ही नहीं। वो अनुक्रिया के लिए सबसे पहले बच्चे की क्या होनी चाहिए? सहमति। चलो बच्चे ने सहमति दे दी, क्योंकि गुरुजी नंबर नहीं देंगे, पीटेंगे बिना मतलब में, छोटी छोटी बात पे लेके टॉर्चर करेंगे। सहमति दे दी, लेकिन मन नहीं है बिल्कुल अनुक्रिया करने का। वो बाल्टी लेके आ रहा है, वहीं चपके लगाता हुआ जा रहा है, लास्ट में 4 बूंद पानी लेके और उस पेड़ के पास पहुंचा। तो क्या सही से अनुक्रिया करेगा? नहीं करेगा। अनुक्रिया के लिए क्या होनी चाहिए? बच्चे की इच्छा। अब बच्चे ने इच्छा के साथ अनुक्रिया की है, पेड़ पौधों को पानी पिलाया है, जीव जंतु को नहीं मारा है। इस बार वो कीड़ी नाल के ऊपर से कूद के गया है, उसको भी बड़ा अच्छा लगा। उसने प्रेम दया दिखाई है। एक कुत्ता जो है बेचारा कहीं पे किसी वजह से फंसा हुआ था, उसको निकाल के बड़े प्यार से उसको भेजा है। तो जब वो रात को आएगा तो उसको बड़ा सुकून मिलेगा, संतुष्टि होगी, संतोष होगा। अनुक्रिया के पश्चात क्या होना चाहिए? बच्चे को संतोष की प्राप्ति। जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसको लेके हमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, आज मैंने मेरे जीवन में कुछ अच्छा किया, ऐसा होता है ना। तो कोई भी वैल्यूज वो सीख रहा है उसके लिए ये इसके पार्ट हैं, ये इसके भाग हैं। सीखने के लिए वो सबसे पहले ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया के लिए क्या होनी चाहिए? सहमति। अनुक्रिया करने की, अनुक्रिया करने के पश्चात संतोष। अनुक्रिया करने के पश्चात बच्चे को जैसे ही संतोष मिलेगा उसको लगेगा कि ये बात तो सही है, वो उस मूल्य को स्वीकार करेगा, उसके अंदर वो मूल्य आ जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा? अनुमूल्यन, वैल्यूइंग हो जाएगी उसकी। वो उन मूल्यों को अपने अंदर स्वीकार करना शुरू कर लेगा। तो बच्चा मूल्यों को क्या करता है? स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा कोई भी हो जाए, स्वीकार करने के बाद विभिन्न प्रकार के मूल्यों में वो प्राथमिकता देता है और मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाता है। इस प्रकार से बहुत से मूल्य उसमें आने शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं ना। बहुत से हजारों में मूल्य वो समझता है, सीखता है, वो ग्रहण करता है, उनकी अनुक्रिया करता है और फिर उन मूल्यों को अपने अंदर स्वीकार कर लेता है। जब इतने सारे मूल्य आएंगे तो इन मूल्यों के बीच में आपस में लड़ाई होगी। बर्तन ज्यादा होंगे तो आपस में बजेंगे। जब इतने ज्यादा मूल्य हो गए तो वो आपस में लड़ रहे हैं। सत्य बोल रहा है, नहीं नहीं मैं सही हूं, झूठ बोल रहा है, नहीं तू हमेशा नैतिक नहीं है, कहीं कहीं मैं भी नैतिक हूं। हिंसा बोलती है कि मैं अनैतिक नहीं हूं, जहां मेरी इंपॉर्टेंस है वहां अहिंसा तेरी कुछ नहीं चलती। तो ऐसे में बहुत से मूल्य आपस में टकरा रहे हैं। बच्चे की नहीं समझ आ रहा है कि इन मूल्यों में मैं किसको अपनाऊं। मैं हमेशा अहिंसक रहूं, हमेशा सच बोलूं, या कभी कभी मुझे झूठ बोलना चाहिए, ये दिक्कत होगी ना उसके। इतने सारे मूल्यों में उसके जब वो कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वो सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करता है कि प्रत्येक मूल्य का कॉन्सेप्ट है क्या। तो वो क्या करता है? मूल्यों के कंसेप्ट को समझता है, उनके संप्रत्यय को समझता है। कंसेप्ट यानी कि संप्रत्यय, संप्रतिकरण। वो ये समझता है कि सच बोलना हमेशा नैतिक है या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक बार एक पेड़ के नीचे एक बड़े ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। इतने में एक भागता हुआ व्यक्ति आया वहां पे, हाँफता हुआ, बोला गुरुजी मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे, काट देंगे, मैं पेड़ के ऊपर छिप जाता हूँ, आप उनको बोलना कि वो उधर चला गया। वो ये कह के ऊपर छिप गया। इतने में पीछे से 3-4 गुंडे आते हैं चाकुआ को लेके। बोला एक व्यक्ति को देखा है इधर आया है दौड़ता हुआ? बोला हाँ देखा है। बोला कहाँ है? वो बेटा ऊपर। ऊपर से नीचे उतारा और काट दिया, उसको मार दिया। उसके बाद में वो ऋषि जब स्वर्गलोक की तरफ जाते हैं तो वहां पे भगवान से बातचीत चलती है। तो भगवान उसको कहते हैं कि तुमने जीवन में एक बार बहुत बड़ा पाप किया है। तो वो ये कहता है कि भगवान मैंने मेरे जीवन में हमेशा सच बोला है, मैंने मेरे जीवन में कभी हिंसा नहीं की है, मैंने हमेशा आपकी साधना की है। आप कह रहे हो कि मैंने पाप किया है, ऐसा कैसे है? बोले देखो तुमने मूल्य तो ग्रहण किए हैं अच्छे अच्छे, लेकिन मूल्य ग्रहण करने के बाद तुम्हारे गुरुजी ने ये नहीं बताया कि व्यवस्थापन और संगठन कैसे किया जाता है, वो पढ़ाया ही नहीं तुम्हें।
एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे तुम्हें मूल्य के। सत्य का मतलब हमेशा नैतिक नहीं होता है। वहां पे यदि तुम झूठ बोलते तो वो ज्यादा नैतिक था। एक सीमा पर हमारा सैनिक खड़ा है, वो अभी अभी सिलेबस में गांधी जी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ के आया है, और गांधी जी एक ही बात कहते हैं कि हिंसा करनी ही नहीं है। सैनिक सीमा पे खड़ा है, उधर से आतंकवादी आए, बोले मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं अहिंसक हूं, मैं गांधी जी का बातों को मानने वाला हूँ, अनुयायी हूँ। तो वहां से वो आतंकवादी उसको मार के अपने अंदर आके 30 नागरिकों को मार देता है। तो क्या उसके द्वारा की जाने वाली अहिंसा नैतिक है? नहीं। यहां बच्चा इन वैल्यूज के कॉन्सेप्ट्स को समझता है कि कौन से मूल्य का क्या मतलब है, सिद्धांत को समझता है, ताकि उनके बीच में समझौता करा सके, सच को कह सके कि तू हर जगह सही नहीं है, कभी कभी झूठ ज्यादा महत्वपूर्ण है, कभी कभी ईमानदारी इतनी ज्यादा भी काम की नहीं है कि जो हमेशा ईमानदार बने रहे, इससे कभी इतने बड़े नुकसान हो सकते हैं जिसकी भरपाई ना हो। ये सब चीजें ये समझता है। तो क्या करता है? मूल्यों का संप्रतीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ वैल्यूज कर लिया। ये कंसेप्ट समझने के बाद में वो अपने लिए, खुद के लिए मूल्यों की एक व्यवस्था का निर्माण करता है कि मैं मेरे जीवन में ज्यादा सच बोलूंगा, सच बोलते हुए मैं भ्रष्टाचार ज्यादा करूंगा, ईमानदारी को थोड़ा सा नीचे रहूंगा, आज की दुनिया में काम नहीं चलेगा अदरवाइज। ऐसे करके उसने अपने हर एक का, कोई ये कहता है कि नहीं मुझे हमेशा ईमानदार रहना है, कोई ये कहता है मुझे हमेशा सच ही बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक व्यक्ति अपना अपना एक मूल्य का क्या बनाता है? तंत्र बनाता है, मूल्य की एक व्यवस्था बनाता है, मूल्य का एक संगठन बनाता है। तो क्या करता है? मूल्य की व्यवस्थापन, यूनिक वैल्यू सिस्टम बनाता है। और ये प्रत्येक का अपना अपना यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, वैसा किसी दूसरे का नहीं होता है। और उस मूल्य तंत्र को, उस मूल्य की व्यवस्था को अंत में वो क्या करेगा? अपने जीवन का, अपने चरित्र का हिस्सा बना लेगा। यानी कि मूल्यों का क्या कर लेगा? चरित्रीकरण। वो मूल्य अपने चरित्र में अपना लेगा। तो किस प्रकार एक बच्चे में मूल्य डेवलप होते हैं? कितने चरण है कुल मिला के? 5। सबसे पहले क्या करेगा? आग्रहण, ग्रहण करने के लिए जागरूकता, ग्रहण करने की इच्छा, नियंत्रित व चयनात्मक रूप से ध्यान देने की क्षमता। ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? अनुक्रिया, अनुक्रिया के लिए सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया करने के पश्चात संतोष, संतोष मिलते ही क्या हो जाएगा? अनुमूल्यन, अनुमूल्यन में मूल्यों को स्वीकार, मूल्यों को प्राथमिकता, मूल्यों के प्रति निष्ठा। विभिन्न प्रकार के मूल्यों में क्या होगा? टकराव, टकराव की स्थिति में मूल्यों का क्या समझेगा? कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, सिद्धांत। क्या मूल्यों का क्या हो गया? संप्रतीकरण। अब कंसेप्ट समझने के बाद में वो अपनी मूल्यों की क्या बनाएगा? व्यवस्था। और इस मूल्यों की व्यवस्था को क्या करेगा? चरित्र का हिस्सा बनाएगा। यानी कि क्या हो गया? मूल्यों का चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष हो गया आपका पूरा। सबसे ऊपरी पक्ष कौन सा है? और सबसे नीचे क्या है? आग्रह। ठीक है। तीसरा है मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, मनोक्रियात्मक, मनोप्रेरणा, साइको मोटर। मनोगत्यात्मक में क्या है? यानी कि इसका संबंध हमारे शरीर की और हाथ की क्रियाओं से है। हमारा शरीर किस प्रकार से एक्ट करता है उससे है। तो जैसे मान लो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो बोलते समय मेरी मुंह की पेशियां कैसे काम कर रही है। केवल मुंह की पेशियों से काम नहीं चलेगा, यहां से एक आवेग निकलेगा और मेरे तंत्रिक आवेग निकल के और मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा में जाता है, वहां से वापस वो यहाँ मिलता है और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। यदि आपका पेशियां कोई भी, जैसे आप यहाँ लिख रहे हो, लिखते समय आपकी हाथ की पेशियां काम करेगी, लेकिन हाथ की पेशियों के साथ तुरंत यहाँ से एक आवेग जाएगा, यहाँ टकराएगा, वापिस आएगा और आपको आगे के लिए निर्देश देगा। तो 2 प्रकार की चीजें होती है इसमें। एक तो पेशीय कार्य, पेशीय कार्य होने के साथ साथ दूसरा कौन सा होता है? तंत्रिका पेशीय कार्य। और इन दोनों कार्यों का यदि समन्वय बहुत शानदार है, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तालमेल अच्छा है, तो कौन सा पक्ष आपका मजबूत होगा?
मनोगत्यात्मक, किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत मजबूती से आप कर पाएंगे। अब मनोगत्यात्मक पक्ष में शरीर की क्रियाएं कैसे काम करती है उसको लेकर 3 प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना वर्गीकरण दिया था, जिसमें सबसे पहला किसका था? दवे साहब। दवे साहब ने मनोगत्यात्मक पक्ष को 5 भागों में वर्गीकृत किया था ना? 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अनुकरण, उसके बाद में परिचालन, कार्य करना बोलते हैं इसको, कार्य करना। उसके बाद में आता है आपका परिशुद्धता। चौथे नंबर पे है कार्य संधि नियोजन, कार्य संधि नियोजन। और 5वें नंबर पे और सबसे उच्चतम स्तर पर है स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। ये 5 उद्देश्य बताए थे दवे साहब ने। इसको समझना, याद नहीं करना, रटना नहीं है। दवे साहब ने कहा कि सबसे पहले बच्चा अनुकरण करके सीखता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें। जैसे मान लो, मेरा एग्जांपल ले लेता हूं। मैं जब मेडिकल वगैरह की तैयारी करने के बाद ज़्यादा अच्छी तैयारी हो गई तो घर वालों ने बुला लिया, बोले आ जाओ, बहुत हो गया, अब ग्रेजुएशन करेंगे। अब तो वापस आया और बोला ग्रेजुएशन करनी है, और मैं ठीक है, खाना वाना खुद को बनाना है। मैं ठीक, बना लेंगे, बताओ कैसे बनाना है। तो मम्मी ने मेरे को खाना बनाना सिखाना शुरू किया कि ऐसे आटा गूंथते हैं, इस प्रकार से रोटी बनाते हैं, ऐसे सब्जी बनाते हैं। जैसे जैसे मम्मी ने मुझे सिखाया वैसे वैसे मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो पहली बार मैं जब कोई काम कर रहा हूँ तो वो क्या करके कर रहा हूँ? अनुकरण करके। कोई भी काम हो, चाहे बच्चा जैसे सामने टीवी चल रही है, उसमें जो डांस चल रहा है पुष्पा वाला, उसको देख के वो वैसे ही वो टांग हिलाते हुए डांस कर रहा है। तो वो बच्चा वो डांस कैसे करके कर रहा है? अनुकरण करके कर रहा है। शुरुआत में एक्ट ऐसे ही किया जाता है। फिर मैं आ गया, मैंने खाना खुद से बनाना शुरू किया। अब मैं जैसा भी, मतलब 3 तिकुटी रोटी बन रही है, कभी 5 कोरे निकल रही है, कभी आधी जल रही है, आधी पकी हुई है, कर करा के मैंने जैसे तैसे खाना बनाना शुरू किया। यानी कि मैंने क्या किया है? कार्य करना प्रारंभ। परिचालन मोड में मैं आ चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरा कार्य कमजोर प्रकृति का है। निष्पादन कैसा है? कमजोर है। धीरे धीरे खाना बनाते 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 मेरे में परिशुद्धता आ चुकी है। अब मैं बिना बेलन उठाए पूरी की पूरी जो रोटी है वो गोल बना सकता हूं, सच में बना सकता हूं। और सब्जी ऐसी, आलू की सब्जी बनाते थे, ज्यादातर वही बनती थी उस समय, तो आज भी यही बनती है। तो उस सब्जी में इतनी शानदार सब्जी बनाने लग गया कि खाते खाते अंगुली खा जाए आदमी। इतना मेरे काम में क्या आ चुकी है? परिशुद्धता। अब इतना जब खाना अच्छा बना तो 2-3 और साथी है, बोले हम भी खाएंगे, तेरे पास ही खाएंगे, तू ही बना। मेरे पर काम का लोड आ गया, वैसे भी एग्जाम्स थे, सब चीज़ थी। तो मुझे लगा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मैंने एक तरफ तवा लगाया, एक तरफ रोटी उसी समय, नहीं पहले तो क्या करता था, पहले लोहे बनाकर रखता था, फिर एक साइड में वो तवा लगा के एक एक करके रोटी बनाई, फिर रोटी उतरने के बाद में एक एक के उसके घी लगाया, ऐसे ही करते हैं। अब मैंने एक साथ, एक साइड में तवा, एक साइड में लोहे बन रहे हैं, एक तरफ सब्जी बन रही है, रोटी उतरते ही उसके घी लग रहा है, इधर एफएम चल रहा है, बीच में एफएम में अच्छा गाना आ गया तो अचानक डांस आ गया। 5-6 प्रकार की चीजें आ जाता ना ऐसे मन में, अचानक ही कुछ आ गया तो हाँ बोलो, हिला लो हाथ पैर। ये 5-6 प्रकार के कामों को एक साथ नियोजित करके मैं करने लग गया। यानी कि मैंने कार्यों में क्या कर ली? संधि करके उनका क्या किया? नियोजन। अब मेरे में इतनी क्षमता आ चुकी है कि मैं क्या कर पा रहा हूं? कार्य संधि नियोजन। लेकिन अभी भी शाम को 6 बजते ही मेरे दिमाग में तनाव आ जाता है कि खाना बनाना है, टेंशन आती है ना। लेकिन जब मैं घर जाता हूं रात को 11 बजे भी, 9 बजे, हालांकि 8 बजे मम्मी ने खाना बना के रखा था, फिर भी वो कहती है कि बेटा अभी गर्म बना देती हूँ। उसको मतलब पता ही नहीं चलता है, 1% तनाव नहीं रहता और तुरंत आपको खाना बना के दे देती है। खाना बनाते समय उसके बिल्कुल तनिक सी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि खाना बनाना मम्मी के स्वभाव का हिस्सा हो चुका है। खाना बनाने में उसमें क्या आ चुका है? स्वाभाविकरण आ चुका है।
नेचुरलाइजेशन, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, इतनी सिद्धता आप में उस काम में आ चुकी है कि उस काम को करते समय आपके दिमाग पर तनिक सा लोड नहीं आता है। ये हाईएस्ट लेवल होता है। वो क्या होगा? स्वाभाविकरण। तो दवे साहब के 5 चरणों में सबसे पहला क्या है? अनुकरण। अनुकरण करके सीखने के बाद में याददाश्त के आधार पर काम करता है, यानी कि परिचालन। फिर उसके काम में क्या आएगी? परिशुद्धता। 5-6 कामों को एक साथ करके क्या करेगा? कार्य संधि नियोजन। और अब उसको बिल्कुल तनाव नहीं है, क्योंकि उसमें क्या आ चुका है? स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। क्लियर? ओके। दवे के बाद में दूसरे नंबर पर आए थे हेरो। हेरो साहब ने कितने भाग बताए? 6 भाग। 6 भागों में हेरो ने सबसे पहले कहा सहज क्रियात्मक अंग संचालन। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया आधारभूत अंग संचालन। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया था प्रत्यक्षीकरण की योग्यताएं। चौथे नंबर पे शारीरिक योग्यताएं। उसके बाद में कौशल युक्त अंग संचालन। और सबसे ऊपर इन्होंने कहा सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण। ये हेरो साहब के 6 भाग थे। सबसे कमजोर भाग कौन सा है? सहज। इसको बच्चे के विकास को लेकर इन्होंने बात की है मोटे रूप से। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं, कोई भी मूवमेंट्स किसी में भी अचानक जो आते हैं, जिसमें काम करना ही नहीं पड़ता हमें अपनी तरफ से, रिफ्लेक्स मूवमेंट बोलते हैं उसको। अंदर से जैसे उबासी आ रही है अपने को, हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। तो वो सबसे कमजोर प्रवृत्ति का कार्य होता है, जिसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, खुद से वो मूवमेंट्स निकलते हैं। वो कौन सा है? सहज क्रियात्मक अंग संचालन। उसके बाद में बच्चा जो है वो चलना, घूमना, हाथ हिला रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसी वो बेसिक मूवमेंट्स करना शुरू करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? आधारभूत अंग संचालन। लेकिन वो बच्चा चलते 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 नीचे गिर जाएगा। यदि उसको ज्ञान नहीं होगा कि ये जो नीचे है गहराई है, इसमें मैं गिर जाऊंगा, वो चलते चलते इससे टकरा जाएगा। यदि उसको किस बात का ज्ञान नहीं है? प्रत्यक्षीकरण नहीं है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों के माध्यम से वो अनुभव नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो एक ऊंची कूद करनी है मुझे, और इसके ऊपर से नहीं, इसके नहीं, इस कुर्सी के ऊपर से कूदना है, ज्यादा बड़ी है, इसके ऊपर से मान लो कूदना है। कूदने के लिए जब मैं यहाँ से भागना दौड़ना शुरू करूंगा, उससे पहली बात तो मेरे में आधारभूत अंग संचालन तो होना ही चाहिए। फिर मेरे में ये प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होनी चाहिए कि कुर्सी की ऊंचाई इतनी है, इससे 2 फीट पहले यदि मैं ऐसा जंप लूंगा तो शायद 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैं उस साइड में जा सकता हूं। ये मेरे में क्या क्षमता होनी चाहिए? प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता, परसेप्चुअल पावर्स होनी चाहिए। प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता से काम नहीं चलेगा। मेरे पैरों में दम होना चाहिए, तभी तो कूद पाऊंगा। शरीर में दम होना चाहिए, यानी कि कौन सी क्षमता होनी चाहिए? शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता से भी काम नहीं चलेगा यदि आपके सामने चीन और जापानीज आ गए। अब आप में खूब डोले शोले बना रखे हैं, कुश्ती में आ जाओ, बोले सबको हरा देंगे। फिर चीनीज और जापानीज आए, इधर से निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या आ रहा है? कौशल युक्त अंग संचालन। तो उनको हराने के लिए हमारे में क्या लाना पड़ेगा? कौशल युक्त अंग संचालन। ये चरण है। इस स्थिति तक यदि आप आओगे, उससे पहले इन सबको लेके साथ में लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। केवल इससे काम नहीं चलेगा, इससे पहले शारीरिक तो होना ही होना चाहिए। अब 6वें नंबर का सबसे ऊपरी चरण है, यानी कि बिना बोले इशारों में काम कर देना। हेरो साहब का मानना है कि यह सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर का है, लेकिन हमारे भारत में सबसे नीचे का है। बच्चा जो है ना, शुरुआत में छोटा बच्चा, उसको आप यूं करोगे तो वो 2 बार यूं करेगा। बोलो बोल क्या बात है। सारा खेल संकेतों में चलता है यहाँ पे। तो सांकेतिक संप्रेषण का मतलब बिना बात किए सारा काम कर देना। जैसे इस प्रकार का जो कौशल होता है वो सामान्यतः वेरी ट्रेंड पर्सन में होता है। बहुत ज्यादा प्रशिक्षण, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, जबरदस्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। उरी मूवी देखी होगी ना आपने? उरी फिल्म में वो उस ऑपरेशन में जब जाते हैं, जहाँ वहाँ पे बिना बोले वो सारी वहाँ पे उस ऑपरेशन को पूरा करके आना है,
तो इतने बड़े ऑपरेशंस में वो सारे एक्ट करने हैं जिसमें सारे निर्देशों का पालन करना है और मुंह से आवाज तक नहीं निकालनी है। वो आप तब कर पाएंगे जब आप में कौन सा कौशल होगा, सांकेतिक संप्रेषण का। इशारों ही इशारों में सारा काम कर देते हैं। धोनी विकेट के पीछे से इशारा करता है और युजवेंद्र चहल उसी हिसाब से बॉल फेंकता है और वो पीछे से आउट कर देता है। ऋषभ पंत जोर से बोलता रहता है इधर फेंक इधर फेंक, वो आजकल उनको भी पता है इधर का मतलब क्या है। इशारों ही इशारों में सारा काम करना, यानी कि सांकेतिक संप्रेषण सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का। तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करता है। फिर वो दौड़ना चलना शुरू करता है, यानी कि आधारभूत अंग संचालन। वो गिर जाएगा यदि उसमें क्या नहीं होगी, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता है। इससे काम नहीं चलेगा। क्या होनी चाहिए, शारीरिक क्षमताएं। शारीरिक क्षमताओं से भी काम नहीं चलेगा यदि चाइनीज जापानीज आ गए। क्या होना चाहिए, कौशल युक्त अंग संचालन। फौजियों की तरह श्रेष्ठ कार्य करना है तो सांकेतिक संप्रेषण। ओके। हेरो साहब के 6 भागों के बाद में आए थे आपके सिम्पसन। सिम्पसन महोदय ने वर्ष 1969 में मनोक्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में विभक्त किया था। मुझे विश्वास रखो, जो मैं कह रहा हूं उसमें विश्वास रखो आप। 1969 में 5 भागों में विभक्त किया था। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन्होंने बताया था प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में इन्होंने कहा व्यवस्था। व्यवस्था को अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन वाली व्यवस्था नहीं है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया था निर्देशात्मक अनुक्रिया, गाइडेड रेस्पॉन्स, निर्देशात्मक अनुक्रिया। चौथे नंबर पर इन्होंने बताया था मैकेनिज्म, यानी कि कार्य प्रणाली। और 5वें नंबर पर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिएक्शंस, यानी कि जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिएक्शंस। ये 5 चरण बताए थे शुरुआती में। कैसे हैं समझो इसको। एग्जाम्पल लें क्या एक? ठीक है, क्रिकेट का ले लें एग्जाम्पल। कोई दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत नहीं है? ठीक, समझ आती है क्रिकेट। चलिए, एक आईपीएल का मान लो मैच चल रहा था। मतलब कोई भी एक्ट होगा, जरूरी नहीं है क्रिकेट, आप किसी से जोड़ सकते हो। आईपीएल मैच में एक टीम बैटिंग कर रही थी। सूर्य कुमार यादव खेल रहा था। 5 ओवर में 7 विकेट गिर चुके थे। और इधर से फिर युजवेंद्र चहल को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। तो युजवेंद्र चहल जब बैटिंग करना है, उससे पहले वहां से कोच साहब ने उसको गाइड किया, देखो सूर्य कुमार यादव को सारी बॉल खेलनी है, तुम्हें लास्ट बॉल पर सिर्फ प्लेट करनी है, कुछ नहीं बनाना, सिंगल लेना ही नहीं है, चौका मारने की कोशिश तक नहीं करनी है, ये सारी चीजें, विकेट नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें उसको बता के वहां पे भेजी गई। वो आ गया अंदर तो वो खुद ही आया, भेजी तो उन्होंने है। अंदर आने के बाद में उसने देखा कि सबसे पहले ग्राउंड कंडीशंस देखी उसने, कि चारों तरफ, कोई भी क्रिकेटर आता है यही करता है, कोई भी गेम, क्रिकेट नहीं, कोई सा भी गेम हो या कोई सा भी एक्ट हो, आप अपने आसपास की कंडीशंस को देखते हैं और अपने इंद्रियों के माध्यम से उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। उसने देखा कि थर्ड मैन जो है अंदर है, स्लिप उसके 4 लगा रखी है, गली का फील्डर उसके खड़ा नहीं कर रखा है, लॉन्गोन को अंदर बुला रखा है, लॉन्गोप को भी अंदर बुला रखा है, पॉइंट का फील्डर सामने खड़ा कर रखा है, और सामने बॉलर खड़ा है उमरान मलिक, 157 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाला। अब ये सब चीजें उसने प्रत्यक्षीकरण किया। काम करने से पहले क्या करेगा व्यक्ति? प्रत्यक्षीकरण किया। अब उसको लग रहा है कि उमरान मलिक 160 फेंकेगा मेरे, और मेरी हो जाएगी हालत खराब। तो वो पहले उस अगले एक्ट को करने से पहले वो विचार करेगा कि देखो इसकी यदि बॉल आएगी तेज ऊपर से आएगी तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, और यदि साइडों से आएगी थोड़ा इधर हो जाऊंगा, इतना ही तो हूं 2 हाथ का, काम चल जाएगा मेरा। ऐसे करके वो खुद को उस उमरान मलिक का सामना करने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा, और तैयारियों की एक व्यवस्था करेगा, एक सेट ऑफ प्रिपरेशन तैयार करेगा। वो अपने आप को सामूहिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उस उमरान मलिक का सामना करने के लिए तैयार करेगा। क्लियर? ठीक। अब वो
खड़ा है। अब उसको वो निर्देश याद आएंगे जो कोच साहब ने उसको दिए हैं और सामने से यादव ने दिए हैं उसको, सूर्य कुमार ने, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट बॉल पर बस सिर्फ प्लेट करना है, ऊपर आए तो नीचे बैठ जाना, नीचे आए तो बस प्लेट कर देना, कैसे ही कैसे डटे रहना है। जैसे जैसे उसको निर्देश मिले हैं उन निर्देशों के अनुसार वो अब क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। केवल अंतिम बॉल पर सिंगल यदि उसको मिल रही है तब तो प्लेट कर रहा है, और या उधर से 5वीं बॉल 6वीं बॉल पर वो सिंगल इधर से रन ले रहा है, ताकि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा सूर्य कुमार के पास रहे। ठीक है, थोड़ी देर बाद में 5-4 ओवर जैसे उसने खाए तो उसको लगा कि खिलाड़ी तो मैं भी हूं, ऐसी बात नहीं है। तो वो अब उस खेल का हिस्सा बनने जा रहा है, उस मैकेनिज्म का हिस्सा बनने जा रहा है। उसको लग रहा है कि मैं आराम से अपना काम कर सकता हूं, मुझे किसी के निर्देशों की जरूरत नहीं है। तो अब वो अंतिम बॉल पर सिंगल या पहली बॉल पर सिंगल वगैरह लेने के बजाय वो पहली बॉल पर चौका लगा रहा है, वो डबल लेने की कोशिश कर रहा है। तो सूर्य कुमार को भी लगेगा कि हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, विकेट तो 7 ही गिरे में, अभी आगे चला लेंगे। सूर्य कुमार भी उसको बोले ठीक है, इस मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाओ। तो वो अब खुद से क्या कर रहा है, काम करना शुरू, उस मैकेनिज्म का खुद से हिस्सा बन गया। अब कोई भी निर्देश उसके दिमाग में नहीं आ रहे। क्लियर है? थोड़ी देर बाद देखा कि सूर्य कुमार यादव नॉन स्ट्राइक शॉट पर खड़ा है और इधर यजवेंद्र चहल उमरान मलिक की गेंद ऊपर से आते ही सीधा यूं करके छक्का लगा रहा है, पीछे से स्कूप मार के छक्का लगा रहा है, आगे बढ़ के चौके छक्के सारे खिलाड़ियों को उसने बाउंड्री लाइन पे खड़े कर दिए। वो जटिल से जटिल बॉल पर भी प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में भी खुद को अच्छे से खेलने के लिए तैयार कर चुका है। तो कोई भी काम करने में ये कितने चरण होते हैं सिम्पसन के अनुसार? 5। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रत्यक्षीकरण, आसपास की अपनी कंडीशंस को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव, फिर उसका सामना करने के लिए खुद की तैयारी की व्यवस्था, फिर जैसे उसको निर्देश मिल रहे हैं उसके अनुसार अनुक्रिया, धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर गया, यानी कि कार्य प्रणाली का हिस्सा, और अंत में जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। खतरनाक काम करने उसने शुरू कर दिए। ओके, 1972 में आते आते सिम्पसन साहब को ये लगा कि यदि कोई काम अचानक नया करना हो, निर्देश प्राप्ति नहीं होंगे तो वो कैसे करेगा। तो ऐसे में उसके दिमाग में फिर से 2 नई चीजें उभरी, उद्देश्य नंबर 6 और उद्देश्य नंबर 7। उन्होंने ये माना कि यदि कोई काम नया करना है या नई परिस्थिति में करना है तो 2 तरीके से कर सकता है। पहला, ये पुरानी परिस्थिति में सीखे हुए काम को किसी नई परिस्थिति में उपयोग में ले सकता है, यानी कि खुद को वो क्या कर रहा है, अनुकूलित कर रहा है, अनुकूलन कर ले रहा है खुद का। अनुकूलन समझते हैं ना, नवीन परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना, नवीन परिस्थिति में किसी काम को अचानक से वो करने में सक्षम है या नहीं है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी नए काम को वो पहली बार कर रहा है, जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया है। जैसे आज तक यॉर्कर बॉल पर छक्के नहीं लगते थे, और एक दिन आया धोनी, उसने लगाया हेलीकॉप्टर शॉट और लगने लग गए छक्के। अब हर कोई हेलीकॉप्टर शॉट लगा के छक्के लगा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट का प्रवर्तक कौन है? धोनी है। तो 7वें नंबर पर उन्होंने कहा कि उसने नए काम की, धोनी ने क्या की है? उत्पत्ति। नए काम का क्या किया है? प्रवर्तन, ओरिजिनेशन। खुद से उस नए काम को प्रोड्यूस किया है। तो ये 7 चरण बताए हैं सिम्पसन महोदय ने। शुरुआती में कितने बताए थे? 5 चरणों में पहला कौन सा? प्रत्यक्षीकरण, फिर व्यवस्था, फिर निर्देशात्मक अनुक्रिया, फिर जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। 1972 में लगा नई कंडीशन में यदि अपने आप को क्या करना है, अनुकूलित, या फिर नए काम की उत्पत्ति या प्रवर्तन। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा हुआ? उत्पत्ति या परिवर्तन, और लोवेस्ट कौन सा हुआ? प्रत्यक्षीकरण। क्लियर सभी के? ये मनोक्रियात्मक पक्ष के आपके 3 प्रकार के उद्देश्य हुए। अब ब्लूम का एक संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। संशोधित किया गया था ना? कब किया गया था? वर्ष 2001 में। किसके द्वारा किया गया था? क्राथवाल और एंडरसन। क्राथवाल व एंडरसन ने वर्ष 2001 में ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने क्या संशोधन दिया
देखिए आप ही बताएंगे अभी। ब्लूम ने सबसे नीचे किसको रखा था? ज्ञान को। उसके ऊपर अवबोध भी बोल सकते हैं या फिर समझ भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर अनुप्रयोग या उपयोग या ज्ञानोपयोग, कुछ भी कहो चाहिए। फिर सबसे ऊपर ठीक। ब्लूम साहब के इस वर्गीकरण को संशोधित कर दिया 2001 में, और संशोधन के तहत इन्होंने क्या किया? सबसे नीचे इन्होंने रखा याद करना। उसके बाद में इन्होंने रखा था समझना। उसके बाद में इन्होंने रखा उपयोग करना। उसके ऊपर विश्लेषण करना। उसके ऊपर मूल्यांकन करना, और सबसे ऊपर रखा इन्होंने सृजन करना या संश्लेषण करना। कितने प्रकार के परिवर्तन हुए थे इसमें? 2। एक तो इधर सारे के सारे कौन से पद हैं? संज्ञा पद हैं, और इन संज्ञा पदों को इस साइड में क्रिया पदों में चेंज कर दिया। ज्ञान संज्ञा पद है, क्रियापद क्या हो गया? याद करना। समझ संज्ञा पद है, क्रियापद समझना। उपयोग का उपयोग करना, विश्लेषण का विश्लेषण करना। यहां पे इस संश्लेषण को इसने इधर उच्चतम उद्देश्य बना दिया, और मूल्यांकन को 5वें नंबर पर लेके आ गया। तो 5वें नंबर का उद्देश्य कौन सा है? मूल्यांकन करना। और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सृजन करना। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य कौन सा है? सृजन करना। अब आपके सामने 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न यदि आपको पूछा जाए ज्ञानात्मक उद्देश्य का उच्चतम उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण, मूल्यांकन। आंसर क्या होगा? मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन आपके आ रहा है कि समझना, उपयोग करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। क्या होगा? क्या होगा? संश्लेषण करना। यदि ऑप्शंस क्रियापदों में है तो आंसर क्या होगा? संश्लेषण करना। ऑप्शंस संज्ञा पदों में है तो आंसर क्या होगा? मूल्यांकन। लेकिन यदि देख के पूछ रहा है कि ब्लूम के अनुसार, तब तो क्या होगा? मूल्यांकन। और संशोधित के अनुसार होगा तो क्या होगा? सृजन। क्लियर है ये बात? ओके। और अब अंतिम हम पढ़ते हैं आपके व्यवहारिक शब्दावलियों को लेकर एक अप्रोच है। वो अप्रोच आपके वैसे भी शिक्षण जो टीचिंग अप्रोचेज है उसमें भी पूछी जा सकती है। RCEM को पढ़ेंगे हम। उससे पहले व्यवहारिक शब्दावलियां क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, हल्का सा जानेंगे। देखो, अभी तक हमने ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ा था। उस ब्लूम के वर्गीकरण में हालांकि हमने साथ साथ में ये पढ़ लिया था कि परिभाषित करना क्या होता है, कहाँ पे अंतर करना होता है, पढ़ा था ना। उदाहरण देना कहाँ होता है, वर्गीकरण करना कहाँ होता है। लेकिन ये ब्लूम साहब ने नहीं बताया था। जब ब्लूम साहब ने नहीं बताया तो किसी भी टीचर को ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे की कौन सी एक्टिविटी किस उद्देश्य को पूरा कर रही है। इसलिए उसका व्यवहारिक रूप देने के लिए 3 प्रकार के उपागम आए थे। और व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखने वाले 3 उपागमों में सबसे पहला उपागम किसका था? रॉबर्ट मेगर का। किसका था? रॉबर्ट मेगर। दूसरा उपागम था रॉबर्ट मिलर। और तीसरा एक उपागम अपना भारतीय उपागम RCEM, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर। ओके। रॉबर्ट मेगर साहब ने जो ब्लूम का वर्गीकरण था उसमें ज्ञानात्मक व भावात्मक जो पक्ष हैं उन दोनों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा। यानी कि मैं अभी बात कर रहा था ना, संश्लेष, सामान्यीकरण करना, संबंध देखना, समाधान करना, परिभाषित करना, पहचान करना, ये सारी की सारी व्यवहारिक शब्दावली किसने दी है? रॉबर्ट मेगर ने। ओके। मिलर साहब ने दी है क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक का मतलब है मनोक्रियात्मक, यानी कि। और मनोक्रियात्मक में 3 वर्गीकरण थे। तीनों में से किसका दिया है इन्होंने? हेरो का। अब देखो, कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि यही रॉबर्ट मेगर में
और मिलर, सिर्फ गे और ले का फर्क है, और एक लग मात्रा इधर लगी हुई है और इसमें इधर लगी हुई है, इतना ही तो फर्क है। कंफ्यूजन होने की जबरदस्त संभावना है। ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो इसमें बीच में क्या है, गे और ले का ही तो फर्क है। गे का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञानात्मक का कौन देगा, रॉबर्ट मेगर। ले और ताल ये किससे संबंधित हो गया, क्रियात्मक से। अच्छा, ये जो ले है, क्रियात्मक में भी तो 3 है ना, दवे, हेरो और सिम्पसन। ले में ये जो ले है, इसको उठा के यूं कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये है। इसलिए इसने किसका दिया है, हेरो का, इसीलिए दे दिया। गंगाधर जी तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। ऐसे देखो, मेरा ये मानना है, ज्ञान बहुत है दुनिया में, और बहुत ज्यादा ज्ञान लेना भी नहीं है हमें। हमारे पास जितना ज्ञान है, आपके पास जितना भी नॉलेज है उस इन बुक्स में या आपके जो नोटबुक्स में, यदि वो आपको पूरी तरीके से याद है या पूरी तरीके से आत्मसात है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये तो 3rd ग्रेड का एग्जाम है, बड़े आराम से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट समझने हैं, कहाँ पे मुझे रिलेशंस बिठा के किसी न किसी प्रकार से हमेशा के लिए याद करना है, ताकि लंबे समय तक, कम से कम एग्जाम तक ये सारी चीजें मुझे याद रह जाए। टीचर बताएं वो बहुत अच्छी बात है, टीचर यदि नहीं बताएं तो अपने हिसाब से पढ़ते समय हमें ऐसे रिलेशंस ढूंढने चाहिए। यदि रिलेशंस बन रहे हैं तो बना लेने चाहिए, ताकि वो चीजें आसानी से, ऐसी चीजें जहां कंफ्यूजन हो विशेष रूप से। ओके, एक था RCEM। RCEM उपागम में जो 6 भाग थे ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम के उद्देश्य में, उन 6 की जगह इन्होंने कितने भाग दिए थे, 4। इसको हम अलग से थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि ये अप्रोच भी आपके सिलेबस में है। RCEM उपागम, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर। इस उपागम ने ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में इन्होंने वर्गीकरण काम में कौन सा लिया था, ब्लूम वाला। ब्लूम के वर्गीकरण में कुल उद्देश्य कितने थे, 6, लेकिन इन्होंने 6 की जगह कितने उद्देश्य रखे, 4। अब ये 4 उद्देश्यों में इन्होंने कुल मिलाकर मानसिक क्रियाएं कितनी रखी थी, 17 रखी थी। कैसे रखी है इसको देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने रखा था ज्ञान। वहां पर भी पहला उद्देश्य कौन सा था, ज्ञान। ज्ञान उद्देश्य में 2 मानसिक क्रियाएं हैं, एक पुनः स्मरण और दूसरी कौन सी है, पहचान। सेम वही है जो वहां थी, ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं है। दूसरा है जो वहां था वही यहां है, कौन सा, अवबोध में 4 मानसिक क्रियाएं, कुल मिला के 7 मानसिक क्रियाएं थी अवबोध में। 4 तो वही है जो वहां थी। वहां कौन कौन सी थी, एक संक्षिप्त व्याख्या करना थी ना, तो एक होगी आपकी व्याख्या करना, दूसरी होगी आपकी उदाहरण देना, वेरी गुड, तीसरा वेरी गुड वर्गीकरण करना, चौथा अंतर करना, वेरी गुड। ठीक, ये प्रश्न यहां से, यहीं से उठ के आपसे पूछे जाते हैं। 3 इन्होंने अतिरिक्त दी थी। उन 3 में एक था संबंध देखना, एक वेरीफाई यानी कि पुष्टि करना, और एक ऐसी इन्होंने दी जिसपे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कौन सी है, सामान्यीकरण करना। क्योंकि सामान्यीकरण करना को मेगर साहब ने अपने वहां पर किस में दिया था, संश्लेषण में। एक्चुअल में है भी वो किस में, संश्लेषण में। लेकिन RCEM उपागम के अनुसार सामान्यीकरण करना किस में आएगा, अवबोध में। ये ध्यान रखना। ये इन्होंने किस हिसाब से दिया, इन्होंने एक सूत्रीकरण की अवधारणा है, मैंने बताई नहीं वहां आपको, उस सूत्रीकरण की अवधारणा की वजह से इन्होंने दिया है। उसको जानने की जरूरत नहीं है क्यों दिया है। आप इतना ध्यान रखेंगे, सामान्यीकरण करना वैसे मूल रूप से किस में आता है, संश्लेषण में। लेकिन RCEM उपागम के अनुसार किस में आएगा, अवबोध में आएगा। क्लियर है बात, ओके। अवबोध के बाद में तीसरे नंबर पर वहां पे क्या था, ज्ञानोपयोग, अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग, यही था ना। इन्होंने भी यही रखा है। इसमें इन्होंने कुल मिलाकर 5 मेंटल एक्टिविटी रखी है, जिसमें सबसे पहले रखा है कारण बताना, रीजन आउट करना, फिर परिकल्पना का निर्माण करना,
परिकल्पना का निर्माण करना, उसके बाद में परिकल्पना स्थापित करना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों के अनुसार भविष्यवाणी करना। ये 5 पार्ट रखे थे इन्होंने, समझना इसको। भविष्यवाणी करना, परिकल्पना क्या होती है, कोई बताएगा? कोई आप में से? हाइपोथेसिस क्या होता है? विचार करो, बताने का प्रयास करना चाहिए। हाथ खड़ा करके बताएगा, कोई भी बताएगा तो। परिकल्पना का मतलब पूरी क्लास में एक भी नहीं है ऐसा जो बताए। हिम्मत करो, देखें। मन में भाव तो खूब निकल रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही है क्या? जैसा भी भाव है वैसा बताना चाहिए आपको। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए आपको। सामान्यीकरण तो आ गया ना समझ में? संप्रतीकरण आ गया, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स का निर्माण करना। जैसे कैसे? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बता देता हूं क्या होता है। जैसे जीव जंतु को मारना नहीं है, जीव जंतुओं को किसी को पीटना नहीं है, उसके ऊपर कीड़ी जो है, अभी हमने बात की थी कि कीड़ी नाल के ऊपर से ऐसे मसलते हुए नहीं चलना है। ये जो नहीं चलना है, नहीं करना है, इन सब का मिलाकर एक जनरल नाम होना चाहिए ना, ताकि हम उसी से सब चीज समझ जाएं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट दे दिया, वो कौन सा था? अहिंसा। तो अहिंसा अपने आप में एक कंसेप्ट है, एक संप्रत्यय है। और संप्रत्यय का मतलब सिर्फ किससे होता है? दिमाग से। मूर्त और अमूर्त समझते हो आप क्या होता है? मूर्त क्या है? जो सामने है, और जो पीछे है वो क्या है? अमूर्त है। जिसे छू सकते हैं वो मूर्त है। हवा को हम जो दिखाई दे नहीं दे वो अमूर्त है। तो मुझे यहाँ से अपनी जो मेन बिल्डिंग है कलाम एकेडमी की नहीं दिखाई दे रही, अमूर्त है क्या? बताओ, देखे कौन बताएगा। अरे इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है। कोई बताएगा अमूर्त का मतलब क्या है? यस, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो। वेरी गुड, जोरदार। इस भौतिक दुनिया में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो कहीं नहीं है इस दुनिया में। जैसे स्वाद है तो स्वाद मूर्त है वो, क्योंकि स्वाद हमें कहीं ना उसका वो स्वाद हमें पता चल रहा है। किसी की सुगंध है, वो सुगंध मूर्त रूप है। वो अमूर्त का मतलब वो यहाँ पे उपस्थित है ही नहीं, इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। वो केवल और केवल मानव मस्तिष्क की कल्पना है, केवल मनुष्य के मस्तिष्क से निकाला गया एक शब्द है, एक संप्रत्यय है, एक नियम है, एक सूत्र है। जैसे अभी मैंने कहा अहिंसा, अभी आपने वो सारी चीजें थी वो मूर्त रूप से बात कर रहे थे, लेकिन उसका मैंने एक कॉन्सेप्ट बना के बता दिया कि क्या? अहिंसा। अहिंसा आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, और इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने सीख लिया तो ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो जाएगा आपका। संप्रतीकरण हो गया कि अहिंसा नामक संप्रत्यय को मैंने समझ लिया है। अब उसके लिए बार बार एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे x² - y², अब x² को कहीं से लाए थे क्या पकड़ के? वो x कहां से आया है? वो केवल मानव मस्तिष्क की देन है। 0, 5, 1 ये अंक वगैरह, गणित तो पूरी की पूरी अमूर्त है। मैथ्स को बोला जाता है कि गणित अमूर्त है, क्योंकि पूरी की पूरी गणित केवल मानव मस्तिष्क की देन है। समझ गए? ठीक है, परिकल्पना समझते हैं हम, ये क्या होती है, समझे क्या? हाइपोथेसिस का मतलब है कि किसी के बारे में कोई भी जैसे समस्या आपके सामने आती है, उसका समाधान करने के लिए 3 तरीके काम में लेते हैं सामान्यतः। एक अनुमान लगाकर, एक सामान्यीकरण करके, और एक परिकल्पना का निर्माण करके। और तीनों के तीनों तरीकों में तार्किकता होनी चाहिए, तुक्के नहीं होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए। जैसे मान लो अनुमान, और वो बड़ी लंबी बात है, उसको यहाँ अभी हम नहीं करेंगे, हम सीधी परिकल्पना की बात करते हैं।
आपके सामने कोई बात है, उसके ऊपर मुझे कोई चीज कहनी है, जैसे समस्या है, उसका समाधान करना है, तो उस समाधान करने के लिए मैं मेरे मस्तिष्क में एक कल्पना करूंगा कि ये ऐसा हो सकता है, करूंगा ना। और ये ऐसा हो सकता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरा एक लॉजिक रहेगा, एक तर्क रहेगा कि इस वजह से ये चीज ऐसे हो सकती है। यदि आप किसी लॉजिक की वजह से किसी भी चीज के बारे में अपने मन से, अपने मस्तिष्क से कल्पना करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? परिकल्पना। जैसे एग्जाम्पल अभी बताऊंगा आपको। एक शिक्षक ने, हमें बच्चों में इस प्रकार की चीजें डेवलप करनी चाहिए। एक शिक्षक ने अपने बच्चों को बताया कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब इस शिक्षक को बच्चों में एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी थी, तो उसने चतुर्भुज बताया नहीं। चतुर्भुज के बारे में सिर्फ इतना बताया कि चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार से ये 4 भुजाएं होती है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। फिर इसने पूछा कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? इतनी गणित तो जानते हो ना। तो एक बच्चे ने कहा कि सर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। दूसरे ने कहा सर 240 डिग्री होगा। तीसरे ने कहा सर 360 डिग्री होगा। सभी ने अपने मन की कल्पनाएं की थी। पहले बच्चे से पूछा ऐसा क्यों, 180 क्यों? बोले सर आपने कहा कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक बंद आकृति है और बंद आकृति के आंतरिक कोण 180 डिग्री होते हैं। मेरा यह मानना है, इससे मैंने विचार किया कि सभी बंद आकृतियों के आंतरिक कोण कितने होंगे? 180। तो बच्चे ने तर्क तो लगाया था ना, लेकिन परिकल्पना क्या हो गई यहां पर? गलत। ये तीनों चीजें, अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, परिकल्पना सही भी हो सकती है और सामान्यीकरण भी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोनों चीजें संभव है, लेकिन लॉजिक के साथ आपको वो काम करना है। सेकंड से पूछा बताओ तुमने 240 क्यों बताया? बोला सर आपने इसमें 3 कोण हैं और इसमें 180 डिग्री बताया, तो मेरे हिसाब से एक कोण 60 डिग्री हो गया, इसमें 4 कोण है, तो ये 4 कोण मिला के कितने हो जाएंगे? 240। इसने भी लॉजिक लगाया, लेकिन यहां पर भी इसका लॉजिक क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरे से पूछा तुमने 360 क्यों बताया? तो ये कह रहा है कि देखो सर आपने कहा इस चतुर्भुज के आंतरिक कोण बताने हैं, यानी कि ये बताने हैं मुझे ये मिला के कितने हैं। मैंने इस चतुर्भुज को बीच में से 2 भागों में तोड़ दिया। आपने मुझे कहा कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दूसरे त्रिभुज का भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो पूरे चतुर्भुज का मिला के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये बच्चे के मस्तिष्क की क्या थी? कल्पना, तर्क के आधार पर। और इस बार ये कल्पना क्या हो गई? सही साबित हो गई। ऐसे हाइपोथेसिस डेवलप होती है। अब यहां पे अनुप्रयोग उद्देश्य में कोई भी समस्या बच्चे के सामने जब आती है, तो उस समस्या का सबसे पहले वो रीजन आउट करता है कि इस समस्या का कारण क्या है। ठीक है। कारण जानने के बाद में, कारण बताने के बाद में वो अपनी एक परिकल्पना का निर्माण करता है, हाइपोथेसिस डेवलप करता है। यदि वो परिकल्पना सही होगी तो उस परिकल्पना को क्या कर दिया जाएगा? स्थापित। परिकल्पना स्थापित होने के बाद में वो उसके आधार पर क्या निकालेगा? निष्कर्ष। और अपने निष्कर्षों के आधार पर आगे वो क्या करेगा? भविष्यवाणी। तो एक अनुप्रयोग उद्देश्य के ये 5 मेंटल एक्टिविटी है। कौन कौन सी है? कारण बताना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी करना। ठीक है। और चौथे नंबर पर, 4 ही तो उद्देश्य दिए ना इन्होंने, 3 तो वही दे दिए जो उसमें थे, ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग। तो चौथे नंबर पर वो तो नहीं हो सकता। इसका मतलब नाम इस बार नया होगा। नया नाम इन्होंने दिया था सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता में कुल मिला के 3 मेंटल एक्टिविटी इन्होंने रखी, और ये 3 मेंटल एक्टिविटी वही थी जो वहां 3 पीछे छूट गई थी। कौन कौन सी? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि RCEM उपागम में सृजनात्मकता के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? तो क्या सम्मिलित होता है? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्लियर? RCEM उपागम समझ में आ गया? ओके।